हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ स्टडी किया था और आज की अपनी जो क्लास है ये रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ। इसमें अपना जो मेन टॉपिक है वो मोशनल ईएमएफ रहेगा या इससे रिलेटेड जितनी सब साइड की जो टर्म्स होगी, सप्लीमेंट्री टर्म्स होगी, उनको भी हम यहाँ पे डेराइव करेंगे। लेकिन अपना मेन जो टारगेट है वो क्या है, मोशनल ईएमएफ है। कि मोशनल आप यहीं से देख सकते हो, मोशनल मीन्स जो किसी मोशन के कारण हो, ठीक है ना। तो मोशन की वजह से जो ईएमएफ होगा उसको हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। अब मोशन किसकी होगी, मोशन लूप की हो सकती है, मोशन लूप की किसी एक साइड की हो सकती है, ठीक है ना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई एरिया है, उसकी मोशन के कारण वहाँ पर कोई ना कोई फ्लक्स में चेंज होगा और जब उस फ्लक्स में चेंज होगा, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स देयर विल बी इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, दिस इज काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इन दिस मोशनल ईएमएफ व्हाट वी हैव टू कंसिडर, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड। these cross signs are representing the magnetic field. Okay, magnetic field directing inwards the plane of this board. Okay, ये जो बोर्ड का प्लेन है आपका, इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। आपको पता है हम मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, क्रॉस का है। इसका मीनिंग क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्लेन, एंड द सेकंड मेथड इज बाय रिप्रेजेंटिंग डॉट्स। तो डॉट्स में क्या है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी आउटवर्ड टू द सरफेस, इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको सबसे पहले नोट करेंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसको मोशनल ईएमएफ को हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, मोशनल ईएमएफ में एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टिंग इनवर्ड द प्लेन, एंड द सेकंड इज वी हैव वन लूप, दिस इन दिस लूप वी हैव थ्री फिक्स्ड sides. Okay, three sides of this loops are fixed, they will not move in any condition, but the next is fourth side. This fourth side of this loop is moving. Okay, only this side will move in this loop. So now this loop is rectangular loop. Okay, so for this sake of the identification we have P, Q, R and S. S R, P Q and SP. These three sides are fixed. They will not move in any circumstance, any case. Okay, but the fourth side which is QR, this side will move, this can move inward डायरेक्शन और दिस कैन मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड इधर इस साइड में मूव कर सकती है, लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं और ये राइट साइड में भी मूव कर सकती है। ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। राइट में या लेफ्ट में किधर भी मूव कर सकती है। हमने एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर ली कि सपोज दिस रॉड, दिस साइड इज मूविंग विद स्पीड v, ओके, इन दिस डायरेक्शन, एंड द लेंथ ऑफ दिस लूप इज l, दिस विच इज फिक्स्ड। ये l क्या होगी, फिक्स होगी लेंथ इसकी, और इसके साथ इसकी लाइन की मोशन के कारण यहां पर ये लूप क्या होगा, इसकी x, इसकी विड्थ कंसीडर कर ली हमने, और विड्थ क्या हो रही है यहाँ पे, इस साइड की मोशन के कारण विड्थ हो रही है यहाँ पे वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं ये कैसे काम करता है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस्ड होता है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ याद करो। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा केवल और केवल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण होता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना तो बाद की बात है, पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप P Q R S। इस लूप P Q R S के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कितना, phi इज इक्वल्स टू B डॉट A, और यू कैन से BA cos थीटा।
ओके। और यहाँ पर जैसे आप ये कंसिडर कर लो, इस जो प्लेन है, इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो भी इनसाइड है, और ये आपका क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी इनसाइड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। तो थीटा इक्वल्स टू 0, देन यू कैन कंसिडर BA। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। ये कैसे है एक बार फिर से बता देता हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है, जो लूप है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, इसकी ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इनसाइड या आउटसाइड होगा। हम इनसाइड कंसिडर करके इसकी वैल्यू कितने आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। यहां पर हमें मेन जो कंसिडरेशन वो इसके फाई के मैग्नीट्यूड से करना है, हम मेनली इसमें डायरेक्शन पे अभी नहीं जा रहे, डायरेक्शन हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो नाउ व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ दिस लूप। तो फॉर दिस एरिया वी कैन राइट b इंटू एल इंटू एक्स इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू बी एल एक्स, ओके। एंड नाउ we have second law of Faraday, and according to second law of Faraday we have magnitude of induced EMF is equals to what? Magnitude of induced EMF is equals to the rate of change of flux। तो आप ये लिख दोगे from Faraday's law। Faraday's law क्या है, E is equals to minus d phi over dt। E equals to minus d phi over dt, और हम अब इसकी phi की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो अपने पास E is equals to आ जाएगा माइनस d over dt। phi की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो BLX, ओके। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये हम पूरा करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा क्या होगा। देखो माइनस साइन एज इट इज, बी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। ये जो एल की वैल्यू ये भी क्या है, फिक्स है। तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, यहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन ये जो आपके पास x जो डिस्टेंस है, इसकी विड्थ है, ये क्या है, वेरिएबल है। और ये वेरिएबल होने के कारण यहाँ पर dx ओवर dt कर दिया आपने, x का t के साथ डिफरेंशिएशन लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस BLX dx ओवर dt। तो dx ओवर dt क्या है, अगर ये रॉड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती या लेफ्ट साइड में मूव करती ना, तो क्या होता, x इंक्रीज होता, और x इंक्रीज अगर यदि हो रहा था ये, तो ये वेलोसिटी क्या थी, ये पॉजिटिव होती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में मूव जो कर रहा है, इस साइड में जो मूव कर रहा है, इसकी वजह से यहां पर x तो इधर चल रहा है, आगे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी इधर है। तो यहां पर इसकी जो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, dx ओवर dt की वैल्यू आएगी माइनस v। और आवर नेट आंसर ऑफ EMF E is equals to BLX, sorry this will be BLV, okay, BLV। so this is our induced EMF, okay, magnitude of induced EMF, ये आपका क्या हो गया, induced EMF हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, इसके आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कैसे, अब आपको ये पता है कि ये जो EMF है, ठीक है, EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है रॉड मूव होने के कारण, लेकिन आपको पता है ये EMF क्या करेगा, EMF उन्हीं रीजन्स को अपोज करेगा जिसके कारण ये खुद इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, जिसके कारण ये खुद पैदा हुआ है, जिसके कारण इसकी खुद ये जनरेट हो रहा है, उन्हीं कारणों को, उन्हीं रीजन्स को ये अपोज करेगा। जब उन्हीं रीजन्स को अपोज करेगा, तो आप ये देखो, ये किसको, ये वाला जो रॉड है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन मूव करने के कारण EMF इंड्यूस हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मोशन को अपोज कैसे हो सकता है, जब कोई ना कोई इधर से, कोई ना कोई यहां से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तभी तो होगा। तो हमें इसको मूव करवाने के लिए, इस रॉड को मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और उस एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमें बाहर से मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब बाहर से मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वही एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक EMF या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में इंड्यूस होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो आप, ये जो बाहर से हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो ये फोर्स कैसे होगा, देखो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट के लिए हम यहां पे पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट इन द लूप, इस लूप में करंट कितनी होगी, तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो आपको पता है V की जगह यहां पर E है, क्योंकि E भी तो एक टाइप का EMF तो है, लेकिन ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है EMF। तो आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू BLV अपॉन R, BLV अपॉन R। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स ऑन लूप PQRS। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको फोर्थ चैप्टर में आपने डेराइव किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पर, देखो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मूव करने के कारण क्या होने लगी, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने लग गई। तो अब ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है, मूव तो इस अकेले को तो करवाना है, तो ये करंट कैरिंग वायर हो गया। अब ये करंट कैरिंग वायर जब हो गया यहां पर, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक नेट फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और वो नेट फोर्स क्या होगा, फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ओके। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। L एंड B के बीच में जो एंगल होता है ना, वो कौन होता है, थीटा होता है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो इसी थीटा को सल्टाओ। थीटा को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको हटाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के बीच में एंगल कितना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, लेंथ या करंट ये क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, या तो अपवर्ड कंसीडर करोगे इसको या डाउनवर्ड कंसीडर करोगे, यही तो करोगे। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जिसको ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, तो यहां पे एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हो गया। तो आप लिख दोगे इसको थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 0। जब ये साइन 90 0 हो गया तो आप यहां पर साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ये, ठीक है ना। साइन 9 थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 90 हो गया, और साइन 90 इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू आप यहां पे रख दोगे, तो ये तो साइन थीटा तो हट गए यहां से। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये F इज इक्वल्स टू BIL, ओके। अब B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट एंड L इज लेंथ। तो आप यहां पर इन सब की वैल्यू रख दोगे, तो इनकी वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो B एज इट इज, I की वैल्यू कहां से, यहां से, BLV ओवर R इंटू L, ये आपके पास L और आ गया। तो यहां से आप फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन R इक्वल्स टू F। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय R। B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ये आपकी मोशनल EMF हो गया, और ये मोशनल EMF के अंदर इस लूप के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया, ठीक है। जब आप इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, इसको मूव करवा रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या फिर आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से आपको यहां पे कोई ना कोई पावर लगानी होगी। तो कितनी पावर लगानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे अभी सोल्व करते 2 मिनट में, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो
तो देखना यहां पर पावर रिक्वायर्ड टू मूव साइड क्यू आर साइड थी ना, देखो ये आपका था लूप था ये, और ये साइड थी जो मूव कर रही थी, तो P Q R S, और इस टाइप से ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है, इस लूप का आपको एक साइड को मूव करवाना, दिस साइड इज क्यू आर। ये आपके पास डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, और आपकी नोटबुक के नोट्स में भी आपके डायग्राम बना हुआ है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर क्यू आर लेंथ ली है, वहां पर थोड़ा हो सकता है थोड़ा चेंज हो, क्योंकि मेरे पास अभी आपकी नोटबुक नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा वहां से मेंशन कर लेना कि ये वाली साइड का जो भी नाम हो ना वो यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जो साइड है यही मूव कर रही है, इसको मूव करने के लिए अपने को पावर चाहिए, तो वो पावर कितनी होगी। अब एक तो होता है डायरेक्ट कि पावर इक्वल्स टू एफ इंटू वी, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, लेकिन किसी को ये फॉर्मूला पता हो भी सकता है, किसी को पता नहीं भी हो सकता, तो हम क्या करते हैं, पावर का एक सिंपल जो अपना बहुत ट्रेडिशनल फॉर्मूला वो यूज करते हैं। वो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो पता है ना। वर्क क्या होता है, F इंटू एक्स ओवर टी, ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, टी टाइम, एक्स डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या हो जाएगा, ये आप सबको पता है, ये v फॉर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर फोर्स की वैल्यू रख दो, वेलोसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, पावर की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर इंटू वी। ठीक है, इंटू वी, तो ये आपके पास पावर की वैल्यू आ गई। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास इतनी पावर आपको एक्सर्ट करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी फॉर द मोशन ऑफ दिस क्यू आर साइड। ओके, अगर आप इसको लेफ्ट साइड मूव करवाओगे, लेफ्ट साइड अगर मूव करवा रहे हो तो भी वही चीज है, और अगर आप इसको राइट साइड मूव कराओगे, मतलब आप किसी भी साइड इसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, लेफ्ट या राइट, रिक्वायरमेंट जो पावर की होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखो यहां पे जो फोर्स है ना, अगर V नेगेटिव होगा फोर्स नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर V नेगेटिव होगा EMF नेगेटिव होगा, V नेगेटिव होगा करंट नेगेटिव होगी। ठीक है, जो V का साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वही साइन EMF, वही साइन करंट और वही साइन फोर्स का होगा। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो पावर में क्या होगा, जो V का साइड होगा, साइन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। V का साइन पॉजिटिव हो सकता है, V का साइन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पर ये जो साइन है आपका V स्क्वायर, इसके कारण अगर V पॉजिटिव होगा तो भी P पावर पॉजिटिव होना है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो भी पावर क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। तो आपको पावर एक्सर्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, और जितनी आप पावर एक्सर्ट करोगे वही पावर आपको आउटपुट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और मोस्टली जो आपके एसी जनरेटर्स होते हैं उनका वर्किंग थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लेकिन पावर जो कंजप्शन है, पावर जनरेशन है, वो सारा लगभग ऐसा ही होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू आउट द लूप, थ्रू आउट अ करंट कैरिंग थ्रू लूप, देन नेट AMF is induced and net power can be generated through that particular generator. Okay, तो ये आपको यहाँ पर मोशनल EMF का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेकर पावर तक आपको हमने सॉल्व कर लिया है, और इतना ही आता है ये। ठीक, तो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स के दो रूल है मेनली, जिसमें से एक तो है लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और सिमिलरिटी भी पता होना चाहिए। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो
करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड रूल से पता करोगे, और राइट हैंड रूल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ओके, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो किससे होगी, वो आपके राइट हैंड रूल से होगी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको ये बता देगा। ठीक है, अब इसमें देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का क्या होने वाला है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये, केवल आपको एक बार अगर लर्न हो गया तो हो गया, वरना अगर नहीं हुआ तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, उसके बाद होना ही नहीं है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से टाइम दे दो, इजीली कवर हो जाएगा ये। देखो कैसे होगा, थंब यहां पर आपको ये देखना है, देखो ये आपके पास क्या है, आप इसको 3 डायमेंशन में सेट कर सकते हो। 3D जो होती है ना, लेफ्ट हैंड रूल में हम इसको ऐसे सेट करते थे। ठीक है, अब राइट हैंड रूल में हम इसको इस तरफ से सेट करेंगे, तो आपको यहां पर देखना है आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा थंब जो है वो यहां पर है, इसको भी यहां होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां होने से ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे सेट करने पर क्या होगा, जो थंब की डायरेक्शन होगी ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थंब के परपेंडिकुलर कौन होगा, इंडेक्स फिंगर होगी, और थंब और इंडेक्स फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगी, ये आपकी मिडिल फिंगर होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ी फिंगर है, लार्ज फिंगर है, मिडिल फिंगर ये आपकी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो इंडेक्स फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर, थंब इन फिंगर्स के परपेंडिकुलर, और मिडिल फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये आपका 3 डायमेंशन या 3D को भी सेट करने के, एक्सप्लेन करने का काम आता है। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, थंब आपकी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है, जो लाइन वायर है, उसकी मोशन कौन होगी, थंब की डायरेक्शन में होगी। आप इस तरीके से देखो, जैसे ये क्या हो गया, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखते हैं, आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो ये क्या है, आपके पास एक लूप है, ये इसकी मूविंग साइड है, ये इसकी साइड कौन सी है, मूविंग साइड। ठीक है, अब देखो दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस लूप की या इस साइड की मोशन किधर हो गई, इस साइड में होगी। दिस इंडेक्स फिंगर लिख रखा ना यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देन ऑटोमेटिकली दिस मिडिल फिंगर और दिस लार्ज फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये तो होगी, तो ये हो गया आपके पास, जो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन आएगी, आई की डायरेक्शन इंड्यूस्ड वो नीचे की तरफ होगी। ऑटोमेटिकली पता हो गया। कैसे पता हो गया, फिर से देख लो, ये देखो, ये है ना, थंब मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो आपके पास ये जो बड़ी फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मोशन, फील्ड, करंट। ओके, इसको आपने सुना होगा, इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं, मदर M, फादर F एंड चाइल्ड C। मदर, फादर एंड चाइल्ड। तो ये आपके पास क्या हो गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का एक्सप्लेनेशन हो गया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर आप यहाँ पे एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को या किसी भी टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये एक इमेजिनरी बैटरी की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज आवर राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आ गया ये। ठीक है ना, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि किसी भी इंड्यूस्ड जब करंट फ्लो हो रही है किसी वायर के थ्रू, तो वहां पर नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कितना आ रहा है, ये देखो, फ्लो ऑफ चार्ज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, यू नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है,
E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी। हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं केवल, ठीक है, क्या कंसिडर कर रहे हैं, केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड। डी फाई ओवर डी टी है, ये एक स्मॉल चेंज के लिए आता है, आप इसको डी फाई और डी टी ही रहने दो एक बार, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो यहां पर ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। जब हम ओम्स लॉ यूज करते हैं यहां पर ओम्स लॉ, तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। E और V ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो E इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप इसको कर दोगे आई आर इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अब करंट, करंट को क्या लिख सकते हो आप, करंट को लिख सकते हो, इस करंट को डी क्यू ओवर डी टी। जो चार्ज है, चार्ज का डिफरेंशिएशन तो आता ही है, आर इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी। यहां पे आप लिख सकते हो सिंस करंट आई इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, ओके। एंड नाउ यू कैन राइट दिस dt and dt will be cancel out with each other, okay। और यहां पर जो चार्ज फ्लो होगा, दिस dq is equals to d phi over r। और अगर आप इसको जो d है ये स्मॉल चेंज के लिए आता है, अगर हम इसको एक जनरलाइज वे में लिखे, एक जनरल वे में लिखे, जनरल कंडीशंस पर लिखें अगर इसको हम, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा q is equals to डेल्टा फाई ओवर आर, ओके। ये इसका एक जनरलाइज्ड टर्म हो गई, और जनरलाइज्ड टर्म होने से यहां पर आप इसको बता सकते हो कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप में उसका रेसिस्टेंस आर है और उसके अंदर चेंज होने वाला जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डेल्टा फाई है, तो फ्लो होने वाला चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्यू होगा, ठीक है। तो फ्लो होने वाला चार्ज, चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका रेसिस्टेंस, इन तीनों के अंदर ये रिलेशन आ गया। और आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए करंट कैरिंग लूप, ओके। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके अलावा इसके ऊपर बेस्ड जितने आपके क्वेश्चंस है जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपको असाइनमेंट्स में दे रखे हैं, वो भी हम यहाँ देंगे। और अगर वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में नहीं दिए हुए हैं, आप इस वीडियो से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोटबुक में रेडी करना है आपको। लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, अगर आपने जहां पर आपका वर्क चल रहा है, अगर आपका वर्क कंटिन्यू में है वहां पर नोट करेंगे, अदरवाइज आप लास्ट में नोट करेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।